नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 में शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो शियर रेनफोर्समेंट हम करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिजाइन स्टेप्स क्या रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की है शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है। ठीक है जी, इन चीजों के बारे में हमने जाना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन स्टेप्स फॉर शियर रिइंफोर्समेंट। शियर की जो हम रिइंफोर्समेंट करते हैं, क्रिटिकल सेक्शंस को चेक करते हैं, फिर हम शियर रिइंफोर्समेंट को करते हैं। तो वो शियर रिइंफोर्समेंट जो है वो हमारे उसके डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे। ठीक है जी, तो उसके डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिजाइन स्टेप्स क्या है, कैलकुलेट द शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन। स्टेप नंबर 1 हमारा है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट द शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन। कैलकुलेट द शियर फोर्स। हम शियर फोर्स को डेजिग्नेट करेंगे कैपिटल V से, कैपिटल V से हम डेजिग्नेट करेंगे। कैलकुलेट द शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्रिटिकल सेक्शंस के बारे में। तो क्रिटिकल सेक्शन जो है हमारे डिपेंड्स करते हैं कौन सा जो हमारा सेक्शन है, बीम का सेक्शन है, जो उस सेक्शन पे दो केस हमने पढ़े थे, दो केस के बारे में जाना था। हम शियर रिइंफोर्समेंट कहाँ पे करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन को सबसे पहले चेक करते हैं। वो क्रिटिकल सेक्शन पे हम शियर रिइंफोर्समेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन स्टेप्स में शियर रिइंफोर्समेंट करने के लिए शियर फोर्स को चेक करेंगे, शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा नॉमिनल। जो हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस है टाउ वी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाउ वी के बारे में भी। तो स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस को डेजिग्नेट करते हैं टाउ वी से, टाउ वी। तो टाउ वी क्या होता है, Vu डिवाइडेड B इंटू D। और यहां पे टाउ वी क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। Vu क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। और हमारा Vu क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स। जो हमने फर्स्ट स्टेप में शियर फोर्स को कैलकुलेट किया एट द क्रिटिकल सेक्शन, उसको हमने क्या करना है, फैक्टर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। फैक्टर्ड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शियर फोर्स को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, फैक्टर्ड शियर फोर्स की। और हमारे पास B यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन। B क्या है हमारा, विड्थ ऑफ बीम सेक्शन। और हमारा D क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन। जो हमारी स्मॉल d क्या होता है हमारा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन। तो ये हमारे क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने न्यूमेरिकली हम जो यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। और आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा आईएस कोड की रिकमेंडेशंस हैं, आईएस 456 2000
के अकॉर्डिंग हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और वहां पे भी जो रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीजें भी हम कोड की रिकमेंडेशन एज पर IS कोड 456/2000 की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टेप नंबर 3 रहेगा वो क्या रहेगा, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्टेप नंबर 3 हमारा है शियर स्ट्रेंथ। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम डेजिग्नेट करते हैं टाउ सी से। तो टाउ सी की वैल्यू को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस टाउ सी की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, और दूसरा किस पे करेगी, जो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट है, जो हमारी टेंशन रिइंफोर्समेंट करते हैं हम बीम में, उसकी जो हमारी परसेंटेज है स्टील की, उस चीज पे डिपेंड करेगी। और दूसरा हमारा किस पे डिपेंड करेगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगर हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें, जैसे हमारी M20 ग्रेड है, M25 ग्रेड है, जैसे जैसे हमारी ग्रेड बढ़ती जाएगी तो हमारी शियर स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट की वो भी इंक्रीज होएगी। और परसेंटेज ऑफ स्टील जो है उस पे भी मेनली हमारी शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो ये हमारा स्टेप है टाउ सी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टाउ सी मेनली डिपेंड्स अपॉन, टाउ सी मेनली डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट and percentage of steel, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील को डेजिग्नेट करते हैं हम PT से, PT। और इसका फॉर्मूला क्या है, हम अगर परसेंटेज निकालना चाहें 100 AST डिवाइडेड बाय B into D। तो यहां पे 100 AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रिइंफोर्समेंट। जो हमारा बीम है, कंप्रेसिव साइड है हमारे बीम की, ये हमारा मान लीजिए एक बीम है, ये बीम की क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा क्या है, कंप्रेशन साइड है, ये हमारी क्या है, टेंशन साइड है। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रिइंफोर्समेंट। और B और D क्या है, हमने इससे पहले डिस्कस किया। B क्या है, विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन, D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दो चीजों से हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि हम टाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाउ सी PT क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, ये लिख लीजिए, ये परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील। ठीक है जी। AST क्या है, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। B और D क्या है, विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन, और D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन। तो ये हमारी जो टाउ सी है वो हमारा जो IS कोड है 456 कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो टेबल बने हुए हैं, उस टेबल से भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू को क्या करते हैं, वहां से जो कोड है हमारा IS 456 और इसका जो क्लॉज नंबर है, जो हमारा कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, इसकी जो क्लॉज नंबर है हमारा IS 456 2000 का, जो हम क्लॉज नंबर देखेंगे तो इस क्लॉज नंबर में हमें
इसकी जो टेबल है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वो हमें वहां पे मिलेगी 14.2.1 क्लॉज नंबर पे हमें इनकी क्या मिलेगी शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वैल्यूज, और क्या होगा यहाँ पे पूरा का पूरा जो टेबल है वो मिलेगा। टेबल नंबर 3 जो है वो आपको सारी की सारी वैल्यू बताएगा अकॉर्डिंग टू द और डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील। तो इन दो चीजों पे डिपेंड्स करेगा, वो दो चीजों को अकॉर्डिंग ही टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वहां से शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वैल्यू को डायरेक्टली क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमने यहाँ पे टाउ वी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ maximum shear stress of concrete। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट को हम डेजिग्नेट किससे करते हैं टाउ सी मैक्स से। हम किससे डेजिग्नेट करेंगे टाउ सी मैक्स, ठीक है जी। तो टाउ सी मैक्स भी हमारा जो टाउ सी मैक्स है वो किस पे डिपेंड्स करेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो रहेगी उस पे डिपेंड करेगा। तो जो वैल्यू है हम डिपेंड करती है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द टाउ सी मैक्स, वैल्यू ऑफ द टाउ सी मैक्स डिपेंड्स अपॉन grade of the concrete and can be obtained from IS code 456/2000, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगी टाउ सी मैक्स की वैल्यू जो होगी वो हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा क्या है स्टेप नंबर 4 है। तो इसके बाद हम डिजाइन स्टेप्स में हम पढ़ रहे हैं। तो डिजाइन स्टेप्स में क्या करेंगे शियर इन्फोर्समेंट करेंगे। जब हमारे पास शियर स्ट्रेस के बारे में पता चला, हमें नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बारे में पता चला और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में पता चला, तो उसके बाद हम क्या करना चाहेंगे रिइंफोर्समेंट करना चाहेंगे। हमारे कोई भी हमारा बीम सेक्शन है उसकी क्या करेंगे रिइंफोर्समेंट करेंगे। तो ये रिइंफोर्समेंट हमारी किस पे डिपेंड करती है, कंडीशंस पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप नंबर जो 5 रहेगा वो क्या है कैलकुलेट फॉर शियर इन्फोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट, ठीक है जी। तो शियर इन्फोर्समेंट करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, अगर हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या हो लेस देन, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या हो लेस देन और इक्वल टू द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अगर हमारी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है जो हमारी कंक्रीट की टाउ सी की वैल्यू है उससे क्या हो टाउ सी हमारी जो टाउ वी है हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो कम हो, तो हमें रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब है, हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स क्या करेंगे रिइंफोर्समेंट करेंगे। तो ओनली रिंग्स को हम प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सेक्शन है बीम का सेक्शन है या कॉलम का सेक्शन है वो क्या रहेगा स्लिपेज नहीं होएगी। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे शियर रिइंफोर्समेंट
ओनली नॉमिनल करेंगे, और जब हमारी टाउ वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ सी मैक्स से एक्सीड कर जाएगी, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रिइंफोर्समेंट रहेगी वो हम कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि हैवी लोड्स आएंगे, तो हैवी लोड की केस में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिप्स एंड द बेंट ऑफ बार्स, जो टेंशन और कंप्रेशन साइड है वहां पे हम क्या करेंगे, बेंट ऑफ बार्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 5। तो हम इस स्टेप नंबर 5 में लिख सकते हैं, इफ केस नंबर 1 में इफ टाउ वी less than tau c, no shear reinforcement is required, no shear reinforcement is required। ठीक है जी, but provide nominal shear reinforcement, but provide nominal shear reinforcement in the form of strips, throughout the length of the beam by the relation, throughout the length of the beam by the relation। तो ये हमारी जो shear reinforcement कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, टाउ वी अगर लेस देन टाउ सी है तो हमें रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और उसके बाद अगर हमारा जो shear reinforcement है वो हम क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, मिनिमम shear reinforcement की रिक्वायरमेंट रहेगी। मिनिमम shear reinforcement का मतलब कि यही है, हमें क्या करना होगा, स्ट्रिप्स को प्रोवाइड करना होगा। तो स्ट्रिप्स को हम एक जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, जो बीम की लेंथ होगी, जहाँ हमारे कोई भी सेक्शन है आरसीसी का, तो वो थ्रू आउट द लेंथ हम क्या करेंगे, रिंग्स को प्रोवाइड करेंगे। और रिलेशन क्या है, कौन से रिलेशन, और हमारे 456 2008 इसके बारे में भी बोलता है, जो हमारा shear reinforcement है हमारी कैलकुलेट करने की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्लॉज नंबर क्या है, IS 456 2000 कोड में, एज पर IS 456 2000 कोड, क्लॉज नंबर 26.5.1.6, क्लॉज नंबर क्या है 26.5.1.6 पे हमें shear reinforcement के बारे में डिटेलिंग मिलेगी। IS कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग क्लॉज नंबर 26.5.1.6। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्लोज नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिलेशन है क्या रहेगा, जो अगर shear reinforcement की बात करें, जो हमारा एरिया ऑफ स्ट्रिप्स रहेगा और लेग्स का जो एरिया रहेगा इफेक्टिव इन shear, वो जो इफेक्ट करेगा वो क्या रहेगा। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और shear reinforcement में ये फर्स्ट केस है इसका, तो इसमें हमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो रिलेशन को क्या करेगा, शो करेगा। जो रिलेशन क्या है हमारा इसमें shear reinforcement के लिए, ASB डिवाइडेड B into SV is equal to 0.4 divided by 0.87 FY, 0.87 FY। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, shear reinforcement को प्रोवाइड करेंगे जब हमारी टाउ वी लेस देन टाउ सी होएगी, यानी कि हमारी जो मिनिमम shear reinforcement करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। तो हम इसको क्या करेंगे, इस रिलेशन को लेके चलेंगे। तो ये रिलेशन में हमारे पास जो ये नॉन जो हमारे टर्म्स हैं ये क्या है, ASB यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। ASB क्या है यहाँ पे, लिख लीजिए एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स लेग्स।
और यहाँ पे हमारा बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, बी क्या है हमारा, विड्थ ऑफ द बीम, और एस बी क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। एस बी क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बीम along the length of the beam, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास एफ वाई, एफ वाई हमारे पास क्या है, 0.887 एफ वाई। एफ वाई हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है स्ट्रिप रिइंफोर्समेंट की, जो हम रिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जो हम स्ट्रिप प्रोवाइड करेंगे, जो हम स्टील यूज करेंगे, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो होती है हमारी एफ वाई। इसको हम क्या नाम देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिप रिइंफोर्समेंट, ठीक है। जो हमने रिंग्स प्रोवाइड की हैं वो हमारी रिइंफोर्समेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो हमारी किसको डेजिग्नेट करेगी, एफ वाई को डेजिग्नेट करेगी, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारी अगर बात करें एफ वाई की वैल्यू जो रहेगी वो हमारी 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर से क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि अगर 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर से हम एक्सीड करते हैं तो इसमें डक्टिलिटी क्या हो जाती है, लो होती है। डक्टिलिटी की वजह से क्या होता है, इसमें कार्बन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये फेलियर हो सकता है। इसमें हमारा जो कोई टेंशन रिइंफोर्समेंट, क्योंकि अलग अलग तरह की जो स्ट्रेसेस अकड़ होंगी, शियर स्ट्रेसेस आएंगी, टॉर्जनल स्ट्रेसेस आएंगी और मैक्सिमम शियर फोर्सेस लगेंगी। जब हम बात कर लें बेंडिंग स्ट्रेसेस की, तो उसकी वजह से क्या होएगा, जो कार्बन होने की वजह से 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स की बात करें तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स जो है हमारे, उसमें क्या रहता है, कार्बन की मात्रा जो है वो ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, वो फेल हो सकता है, ठीक है जी। तो हमारी जो स्ट्रिप्स की है, जो स्ट्रिप्स का जो एमएम है, या हमारी बात करें रिइंफोर्समेंट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो क्या रहती है हमारी 415 न्यूटन पर एमएम के कम वाला हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट करते हैं, स्टील यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हम क्या करेंगे, 415 से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हम लिख सकते हैं नॉट बी ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर एमएम, नॉट बी ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से हमारा जो एफ वाई की वैल्यू है स्ट्रिप्स के केस में हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, शियर रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा, इसकी रिलेशन के बारे में। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तो ये रिलेशन के बारे में हमें जाना है। एएसबी क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स, जो लेग्स हमने यूज किए हैं एरिया स्ट्रिप्स का को शो कर रहा है, डेजिग्नेट कर रहा है। बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम है। एसबी क्या है, स्पेसिंग, जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, जो बीम अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम हमने स्ट्रिप्स यूज किए, उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या रहती है, वो उसको डेजिग्नेट करता है एसबी। और हमारा यहां से एफ वाई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हमारी है ऑल अबाउट कैलकुलेट फॉर शियर रिइंफोर्समेंट। तो सेकंड केस क्या रहेगा हमारा, जो टाउ वी है, सेकंड केस क्या रहेगा इसमें, टाउ वी लेस देन टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स, ठीक है जी। क्या होना चाहिए, शियर रिइंफोर्समेंट, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट के लिए हमारा जो वैल्यू है टाउ वी की, वो क्या होगी, हम इसको केस नंबर बी देंगे, नाम देते हैं इसको, नॉमिनेट करते हैं। तो इसमें क्या है, टाउ वी लेस देन टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स, ठीक है जी। तो इसमें जो शियर रिइंफोर्समेंट करने की जरूरत होएगी, इसको हम फिर क्या करेंगे, प्रॉपरली और एफिशिएंट वे से हम
जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं वहाँ पे हम एफिशिएंट और प्रॉपरली डिजाइन करेंगे शियर इन्फोर्समेंट को। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ बी लेस देन टाउ सी मैक्स, देन शियर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, देन शियर इन्फोर्समेंट is required, then shear enforcement is required। यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। ये रिलेशन याद रखना, जो दूसरा केस है हमारा टाउ वी है वो क्या आएगा, अगर ग्रेटर देन हो जाए और टाउ सी मैक्स से भी ग्रेटर देन हो जाए तो हमें शियर इन्फोर्समेंट की क्या कहेगी, जरूरत होगी। तो उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, एज अ शियर इन्फोर्समेंट हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, एंड शैल बी डिजाइन। ठीक है जी। तो दूसरा केस क्या है शियर इन्फोर्समेंट को कैलकुलेट करने का, जब हमारी टाउ वी मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो एक्सीड कर जाए शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जो हमारी टाउ सी वैल्यू से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, और टाउ सी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उससे भी क्या करें, एक्सीड कर जाए, तो हमें शियर इन्फोर्समेंट करने की जरूरत होती है। तो हम उसको प्रॉपरली क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट था, ये दोनों केस हमने डिस्कस किए हैं शियर इन्फोर्समेंट के लिए। कुछ जब शियर इन्फोर्समेंट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, शियर जो डिजाइन शियर फोर्स है शियर इन्फोर्समेंट के लिए, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 6 हम बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 6 में, तो स्टेप नंबर 6 में क्या होएगा, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स हमें न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये स्टेप्स जो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं तो ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 6 हमारा क्या है, स्टेप नंबर 6 क्या है, फाइंड नेट डिजाइन शियर फोर्स, फाइंड नेट डिजाइन शियर फोर्स फॉर शियर इन्फोर्समेंट तो शियर इन्फोर्समेंट के लिए हमने अब फाइंड करना है नेट डिजाइन शियर फोर्स। जो हमारी नेट डिजाइन शियर फोर्स होती है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं VUS। V क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, US। तो VUS से हम क्या करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे किसको, नेट डिजाइन शियर फोर्स को। तो नेट डिजाइन शियर फोर्स जो होती है वो क्या रहेगी, हमारी जो टोटल फैक्टर्ड शियर फोर्स होगी माइनस शियर टेकन बाय कंक्रीट। जो हमारी टोटल फैक्टर्ड शियर फोर्स है, हमने स्टेप नंबर शियर फोर्स में स्टेप नंबर 2 में जब हमने देखा नॉमिनल शियर स्ट्रेस, उससे पहले हमने शियर फोर्स की बात करी। तो स्टेप नंबर 2 में हमने पढ़ा था टाउ बी इक्वल टू वीजू डिवाइडेड बाय बी इनटू डी। तो यहाँ पे जो वीजू की वैल्यू है ये क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स है। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स जो है यहाँ पे आएगा। तो नेट डिजाइन शियर, ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा उसमें स्टेप नंबर 6 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 6 को हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे।